नमस्कार। बिहार हिस्ट्री विशेष के श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग केवल बिहार से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं, बिहार हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं, उस पर हम लोग का ध्यान केंद्रित रहेगा। और आराम से वीडियो को देखें। यदि आप पॉज कर सकते हैं तो रुक रुक करके आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह दूँ डेडिकेटेड टू ओनली बिहार हिस्ट्री। ओके, चलिए। बिहार में धातु युग के अवशेष कहाँ कहाँ से मिलते हैं, यानी स्टोन एरा के? चिरान, छपरा, चेचर, वैशाली, सोनपुर और मनेर। मनेर पटना में। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, चिरान एक नियोलिथिक साइट है, एक नवपाषाणिक साइट है। और नवपाषाणिक साइट में से संबंधित जितने भी साइट हैं पूरे भारत में, सबसे ज्यादा हड्डियों के उपकरण चिरान से मिलते हैं। इसका मतलब नवपाषाणिक काल में, नियोलिथिक पीरियड में हड्डियों के उपकरण बनते थे। लेकिन क्या पहली बार हड्डियों के उपकरण नियोलिथिक में बने हैं? नवपाषाण में नहीं, पहली बार मध्य पाषाण में ही बन गए हैं। याद रखेंगे, मध्य पाषाण में ही पहली बार हड्डियों के उपकरण बने हैं। मध्य पाषाण में ही पहली बार आभूषण बने। आभूषण भी हड्डी और स्टोन के बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। पहली बार मध्य पाषाण में ही आपको पुनर्जन्म के कुछ साक्ष्य मिलेंगे, या आपको लगेगा पुनर्जन्म की अवधारणाएं मनुष्य में आ गई थी, तो कब्रों में वस्तुएं मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। नवपाषाण की विशेषता है कृषि का विकास, समाज का विकास, गांव का विकास, ये सब बहुत सारे विकास नवपाषाण के। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला पॉइंट, बिहार में गया से मिला है अपसगढ़ एक शिलालेख, और ये किस राजवंश की जानकारी देता है? तो ये गुप्त राजवंश के जो बाद आया था, परवर्ती गुप्त राजवंश, उसके बारे में जानकारी देता है। देख लीजिए, एक बात ध्यान रखेंगे कि गुप्तों के बाद जो राजवंश वहां स्टैब्लिश हुआ, उसको लेटर गुप्ता कहा जाता है, यानी परवर्ती गुप्त शासक। गुप्तों के बाद, क्योंकि पूरे भारत में यदि कहा जाए तो गुप्तों, उत्तर भारत में अब कोई एक सिंगल राजवंश नहीं बचा जो पूरे भारत, उत्तर भारत को कम से कम एक किए हुए था, जो गुप्त किए हुए थे। गुप्तों के बाद क्या होता है, छोटे छोटे जगह पर छोटे छोटे राजवंश बन जाते हैं। मगध और पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में गुप्तों के बाद कौन आते हैं? परवर्ती गुप्त शासक, जिसको लेटर गुप्तास कहते हैं। ठीक है। और यह इन्हीं का अभिलेख है, अपसगढ़ अभिलेख। और यह अभिलेख है आदित्य सेन का। आदित्य सेन सबसे प्रतापी राजा हैं, पूरे उत्तर गुप्त काल के सबसे प्रतापी राजा यही है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। अच्छा, गुप्तों और उत्तर गुप्त शासकों में के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि जहां गुप्त अपने आप को सम्राट कहते हैं, उत्तर गुप्त शासक अपने आप को सम्राट नहीं कहते थे। दूसरा, गुप्त शासकों में आपको लगे सबके नाम के पीछे गुप्त दिखेगा। यहाँ पर गुप्त तो है, लेकिन सब शासकों के नाम के पीछे गुप्त नहीं दिखेगा, जैसे कि आदित्य सेन। अच्छा, इस अभिलेख में जो अपसगढ़ अभिलेख है, इसमें आपको कृष्ण प्रथम, ठीक है, याद रखेंगे, कृष्णगुप्त जो इस परवर्ती गुप्त शासक के फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, वहां से लेकर के आदित्य सेन तक के राजाओं के आपको नाम मिलेंगे। कहां से कहां तक? कृष्णगुप्त से लेकर के आदित्य सेन तक, यहां तक के राजाओं के आपको इसमें नाम मिलेंगे। ठीक है। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि जो अपसगढ़ अभिलेख है, ये आज के तारीख में यहां नहीं है, यह अभी ब्रिटिश संग्रहालय में। कहां पर है? ब्रिटिश संग्रहालय में। इसको बात जाने। और इसको खोजा था, इस अभिलेख को, मार्खम किट्टो ने। एक ब्रिटिश व्यक्ति थे मार्खम किट्टो, उन्होंने ही इस अभिलेख को खोजा था। ठीक है, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। अपसगढ़ अभिलेख में एक राजवंश के साथ में उत्तर गुप्त राजवंश यानी कि परवर्ती गुप्त शासकों का एक रिलेशन को भी बताया गया है, वो है मोखरी राजवंश। तो यदि प्रश्न आ जाए कि अपसगढ़ अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक का किसके साथ रिलेशन डिफाइन किया गया या बताया गया, तो मोखरी राजवंश। जैसे मगध वाले एरिया में आ गए थे उत्तर गुप्त, वैसे ही कन्नौज वाले इलाके में कौन आ गए थे? मोखरी। और एक मैं और बता दूं, थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है, वहां पर वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश आ गया था, जिसका सबसे प्रतापी राजा है हर्ष या हर्षवर्धन। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि गुप्त राजवंश समाप्त होने के बाद कहां पर आए,
परवर्ती गुप्त, कहाँ पर मौखरी और कहाँ पर पुष्यभूति या वर्धन राजवंश। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ रिलेशन बताया गया है दोनों के बीच संबंध, लेकिन मौखरी और थानेश्वर के बीच में वैवाहिक संबंध भी था, क्योंकि हर्ष की बहन, याद रखेंगे, हर्ष की बहन का नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी शासक गिरिवर्मा से हुआ था, गिरिवर्मन से हुआ था। ये अंतिम शासक भी हैं, गिरिवर्मन जो है वो अंतिम शासक भी है मौखरी शासक, क्योंकि इसके बाद मौखरी राजवंश का अंत हो जाता है और हर्ष क्या करता है, हर्ष का जो पुष्यभूति राजवंश है, हर्ष अपने लीडरशिप में कन्नौज पर अटैक, कन्नौज को अपने यहाँ मिला लेता है, क्योंकि गिरिवर्मा के मरने के बाद राजश्री जो थी वो विधवा हो चुकी थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो उसे सती बनाने ले जाया जा रहा था, और इसी क्रम में एट लास्ट इसका यह परिणाम निकला। यहाँ पर मैं एक बात और भी ध्यान रखूं, एक स्टोरी है जिसको आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। हर्ष का एक भाई है राज्यवर्धन, पिता के मृत्यु के बाद राज्यवर्धन ही राजा बना, लेकिन उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। राज्यवर्धन के बारे में ही कहा जाता है कि राज्यवर्धन ही वो व्यक्ति है जिसने हर्ष की बहन के मृत्यु के बाद राजश्री को जब सती बनाने के ले जाया जा रहा था तो उसे रोका राज्यवर्धन ने। लेकिन कुछ दिनों के बाद राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने उसकी हत्या कर दी। किसने की थी? शशांक ने। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखें, वो यह है, जैसे कि मैंने बताया कि परवर्ती गुप्त कहाँ थे मैंने बता दिया, मौखरी कहाँ थे बता दिया, थानेश्वर में कौन थे बता दिया। वैसे ही गुप्त काल के अंत में जब गुप्त काल समाप्त हो गया तो बंगाल वाले क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय हुआ, गौड़ राजवंश। और गौड़ राजवंश का सबसे अच्छा शासक है शशांक। शशांक ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी, जो थानेश्वर के थे, हर्ष के भाई। अच्छा, एक बात और भी जाने, पूरे जिंदगी हर्ष शशांक को नहीं हरा पाया, यानी अपने भाई के हत्यारे को पराजित नहीं कर। शशांक ही वह व्यक्ति है, बंगाल का शासक, गौड़ शासक, जिसने महाबोधि वृक्ष को काटा था बोध गया था, जिसके नीचे, पीपल पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। तो अब आप समझ रहे होंगे क्या स्थिति है। आगे चलिए और कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। तपसगढ़ अभिलेख को तो आपने देखा ही, कुछ और भी अभिलेख है। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहूं, वह है कि शाहपुर और मंदर, एक बात जान लेंगे, शाहपुर यह पटना में है और मंदर यह भागलपुर में है। ठीक है, यह कहाँ है? भागलपुर में। यह दोनों भी आदित्य सेन का ही है, यानी परवर्ती गुप्त शासक का है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है देवबरनाक अभिलेख। यह परवर्ती गुप्त शासक जीवित गुप्त का है। एक जीवित गुप्त प्रथम थे, देवबरनाक अभिलेख परवर्ती गुप्त शासक जीवित गुप्त प्रथम का है, इसको भी ध्यान में रखें। और इसमें 3 राजाओं के नाम आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त। देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त सभी परवर्ती गुप्त शासक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी हम लोग को कहां कहां से मिलती, ध्यान रखेंगे। देवपाल का मुंगेर अभिलेख से मिलता है, नालंदा और मुजफ्फरपुर, और देवपाल का मुंगेर अभिलेख से मिलता है। भागलपुर का नारायण पाल ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। नारायण पाल भी एक राजा है जिनका हमें पाल वंश के राजा, जिनका हमें भागलपुर से ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। महिपाल प्रथम का हम लोग को नालंदा और मुजफ्फरपुर से अभिलेख मिलता है। ये सभी पाल वंश के शासक है। याद रखें, गौड़ के बाद गौड़ राजवंश जब शशांक वाला समाप्त हो गया तब वहां पर पाल राजवंश की स्थापना हुई और पालों का बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार रहा। ठीक है, ध्यान, इसलिए पाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है बिहार का सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत, ये अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में अंग और मगध, ये 2 क्षेत्र की जानकारी हम लोग को मिलती है, अंग और मगध, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, वह यह है। अगला प्रश्न है
पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किया वह थे कनिंघम। कनिंघम बेसिकली जब पुरातत्व विभाग की भारत में स्थापना हुई 1861 में, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब स्टेब्लिश हुआ था 1861 में, उस समय जो गवर्नर थे वो थे कैनिंग, उन्हीं के समय हुआ। और ये कनिंघम साहब जो थे वो पहले महानिदेशक बने उस विभाग के, पुरातत्व विभाग के, ठीक है। उन्हीं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई हुई। विदेह के राजा जनक, मिथिला क्षेत्र में विदेह था, तो विदेह के राजा जनक के द्वारा कई उपहार जैसे निष्क और सुवर्ण या सतमान उपहार दान में देने का हम लोग को वर्णन मिलता है। फिलोसफिकल राजा जनक के बारे में कौन नहीं जानता। ये जानकारी हमें कहां से मिलता है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। देखिए, प्राचीन यदि आपसे कहा जाए कितने उपनिषद हैं, तो प्राचीन 10 उपनिषद है और 10वें नंबर पर आता है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है, दूसरा पॉइंट, प्राचीन 10 उपनिषदों में सबसे अंतिम उपनिषद बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। देखिए, यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में, एक शुक्ल यजुर और एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद से बिलोंग करता है बृहदारण्यक, इसको ध्यान में रखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद जो है केवल और केवल गद में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये गद और पद दोनों में है, ये केवल गद में, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। वैसे यजुर्वेद के और भी उपनिषद हैं, जैसे ईशा उपनिषद आपको यजुर्वेद का मिलेगा, तैत्रेय उपनिषद यजुर्वेद का है, श्वेताश्वर उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, ये सब किसके हैं भैया, यजुर्वेद के, ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सा बोला मैंने, एक तो बृहदारण्यक है ही, वह तो शुक्ल यजुर का है। और उपनिषद कौन कौन सा बोला, ईशा उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, ये सब किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। यदि पूछा जाए तो ध्यान में रखेंगे। सियारुल मुत्तखरीन किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया है गुलाम हुसैन तबतबई के द्वारा। इसमें बिहार का बारे में बहुत जानकारी आपको मिलेगा सियारुल मुत्तखरीन में। ये 3 वॉल्यूम में है, 3 वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम में आपको भारत का भूगोल, भारत का क्लाइमेट्स और आदिम काल से लेकर के औरंगजेब तक का इतिहास आपको मिलेगा, ये पहले वॉल्यूम में, फर्स्ट वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम में आपको उत्तर मुगल शासक जो औरंगजेब के बाद हुए हैं शासक, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसी युद्ध में आपको पलासी का युद्ध, इसी वॉल्यूम में, पलासी का युद्ध के बारे में पता चलेगा। इसी में बिहार का बहुत जबरदस्त उल्लेख है, सेकेंड वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम में जैसे मैसूर का हैदर अली, मराठा निजाम, इसके बारे में इतिहास में वर्णित है। 3 वॉल्यूम में यह है, याद रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अपसगढ़ अभिलेख जो मैंने अभी पढ़ा, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है। अपसगढ़ अभिलेख से जो एक अपसगढ़ से प्राप्त एक मंदिर खंडर प्राप्त हुआ है, इसकी दीवारों पर किसकी कहानियां अंकित है, रामायण। तो याद रखेंगे, अपसगढ़ अभिलेख के पास में एक मंदिर मिला है और उस मंदिर पर किस एक कहा जाए कहानी संकलित है, तो रामायण कहानी संकलित है। कई बार अपसगढ़ अभिलेख के बारे में भी कहा जाता है, वहां पर कौन सी कहानी है उसके, तो वो रामायण की कहानी। आगे, बिहार में आदिम मानव की उपस्थिति का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलेगा। देखिए, पहले आपको ये जानना होगा कि बिहार में क्या पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान आए थे, यानी पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है कि बिहार में आदिम मानव की उपस्थिति, प्रारंभिक उपस्थिति पूर्व पाषाण युग से ही। और सबसे पहला आदिम मानव की उपस्थिति कहां से मिली है, मुंगेर और नालंदा से। इसका मतलब मुंगेर और नालंदा पूर्व पाषाण युगीन है और यहीं से सबसे पहले आदिम मानव की जानकारी मिलती है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई। पहला है कि बिहार में आदिम मानव यानी कि जो
हम लोग प्रिमिटिव जो मैन थे, ह्यूमन बींग्स थे, उसकी जो जानकारी है वह पूर्व पाषाण काल से ही प्राप्त हो जाती है। और कहाँ से प्राप्त होती है? तो नालंदा और मुंगेर से। आगे चिरांद और चेचर जो है वह मैंने कहा था न पाषाण से है, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ कहा। एक है सेनवर। सेनवर भी एक जगह है, याद रखेंगे इसको। सेनवर जो है ये बेसिकली नव पाषाणिक साइट है, ये रोहतास में है। एक तारा डी है, इसको भी लिख लीजिएगा। तारा डी जो है ये बोध गया में है, ये भी आपका नव पाषाणिक साइट है। मनेर जो पटना में है वो भी एक नव पाषाणिक साइट है, माना गया है। आगे आर्यों का आगमन बिहार में जो हुआ है, यानी पूर्वी भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वैदिक पीरियड में नहीं हुआ, उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास आर्य बिहार की ओर आए थे, मगध की ओर आए थे। प्रश्न आएगा तो 800 ईसा पूर्व लिखिएगा। वैदिक पीरियड कब से कब है? 15 से लेकर के, जिसको आप वैसे तो आप कहिएगा कि वैदिक पीरियड के बारे में कहूं तो वैदिक काल तो आपका 1500 से लेकर के 600 बीसी तक है, लेकिन 1500 to 1000 बीसी इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड। इस पीरियड में आर्य भारत नहीं है, बिहार नहीं है। जो सेकेंड फेज है 1000 से लेकर 600, जिसको आप उत्तर वैदिक काल कहते हैं, इस पीरियड में वह मगध या बिहार तक पहुंचे। ठीक है, ध्यान रखें, 800 ईसा पूर्व के आसपास। आगे श्रुतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? देख लीजिए, मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। ये महाभारत के अनुसार है, ये राज्य उस समय थे, मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी। आगे अथर्ववेद के एक सूक्त में वात्य शब्द का प्रयोग हुआ। ये वात्य शब्द का प्रयोग पता है क्या हुआ है? मगध के निवासियों के लिए हुआ है, मगध के निवासी। वैसे वात्य का मतलब पतित होता है, तो बेसिकली जो आर्य मुनि वगैरह थे वो मगध के एरिया को बोलते थे कि वो उस जमाने में कि ये लोग वैदिक कल्चर को नहीं जानते हैं, वेद को नहीं जानते हैं, तो इसलिए बड़ा हे दृष्टि से देखा, इसलिए इस एरिया को वात्य शब्द प्रयोग किया गया यहाँ के निवासियों के। और अथर्ववेद के ही एक सूक्त में पहली बार मगध की जानकारी का वर्णन मिलता है। मगध के साथ साथ मैंने कहा था अंग की भी जानकारी मिलता है। लेकिन यदि साहित्यिक कृति यदि मैं बोलूं जिसमें पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन, यहां पर भौगोलिक हो गया, तो भौगोलिक क्षेत्र का यदि वर्णन आएगा तब आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। मैंने पहले ही कहा था यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और इसमें इसका वर्णित है। आगे 16 महाजनपद आपको पता ही है। 16 महाजनपद यानी 600 बीसी के आसपास जो 16 महाजनपद हुआ, जिसमें से 3 बिहार में थे। कौन थे? 3 बिहार में थे। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आपको पता है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहीं से हम लोग को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। कौन कौन से जनपद थे बिहार में? तो 3 महाजनपद थे, आपको पता ही होगा। एक है अंग, एक है मगध और एक है वज्जी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिवज्य, और वज्जी की वैशाली। 6ठी शताब्दी में दुनिया का पहला राजधानी माना जाता है गिरिवज्य को या राजगीर। ये प्रश्न आएगा, ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। ध्यान में रखेंगे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बाकायदा कुंडल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। और कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली। कब जन्म हुआ था? 599 बीसी में जन्म हुआ था। ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। देखिए कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली जिले में है, आपने देख लिया। माता का नाम त्रिशला। माता के बारे में बता दूं, एक लाइन आपको अगले नोट्स में मिल जाएगा कि जो माता त्रिशला थी
ध्यान रखेंगे, जिसको बृहदत्ता भी कहा जाता है, वो राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, वह चेतक की बहन थी त्रिशला। देखिए, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद मिला था ज्ञान की प्राप्ति। इन्हें 12 वर्ष तपस्या किए थे तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष में घर छोड़ा था इन्होंने, ध्यान में रखेंगे, 30 वर्ष में घर छोड़ा और 12 वर्ष तपस्या किया और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? पावापुरी, बिहार, नालंदा जिले में जो है वहां इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्ष की तपस्या के बाद, यानी 42वें साल में जब ज्ञान की प्राप्ति, उसको केवल्य कहा जाता है। केवल का मतलब होता है दुख और सुख पर विजय को प्राप्त कर जाना, यह होता है केवल्य। अच्छा, जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होता है, वैसे ही जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न को क्या कहा जाता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये है जैन धर्म के त्रिरत्न, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे जैन धर्म की शिक्षा जो है वो 5 चीजों पर आधारित है। आपको पता ही होगा 5 चीजें क्या थी? अहिंसा, नॉन वायलेंस, दूसरा क्या है? सत्य, तीसरा है अपरिग्रह या अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संकेंद्रण ज्यादा नहीं करना, धन ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। एक है अस्थेय, अस्थेय का मतलब चोरी नहीं करना, और अंतिम है ब्रह्मचर्य। ये 5 हैं जो इनकी शिक्षा के मूल है। इसमें से ध्यान रखेंगे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्थेय, ये जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा लाया जा चुका था। कई बार प्रश्न आ चुका है कि जैन धर्म में जो 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, उसे किसने जोड़ा? उसको महावीर जैन ने जोड़ा था। बाकी 4 पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वो दे के जा चुके थे। 24 तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभनाथ, अंतिम महावीर, 23वें पार्श्वनाथ। ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैन धर्म के बारे में एक बात मैं और भी कह दूं, अनेकांतवाद और सयादवाद, कई बार प्रश्न आता है, आया हुआ है। अनेकांतवाद और सयादवाद, यह दोनों संप्रदाय किससे है? तो जैन धर्म से है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों संप्रदाय जैन धर्म से है। आगे आपको पता होगा गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने 29वें वर्ष गृह त्याग किया था। जन्म है इनका 567 BC, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे ये, और शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम माया था। ये 7वें वर्ष ही इनकी मृत्यु हो गई थी माता की। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ध्यान में रखेंगे, प्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पोषण किया है, क्योंकि माँ जो माया थी वह 7वें वर्ष ही मर गई थी उनके जन्म देने के बाद। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जन्म 67 में हुआ। ठीक है, आगे प्रश्न था यहाँ पर कि गौतम बुद्ध जब जाते हैं, घर त्याग करते हैं, तो सबसे पहली बार वो वैशाली पहुंचते हैं और वहां आलार कलाम से, याद रखेंगे, आश्रम जाते हैं और वो वहां पर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आलार कलाम, ये बात अलग है कि वो संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर आगे चल जाते हैं। आगे एक और ऋषि हैं, उनका भी नाम मैं बोल दूं, उनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की कोशिश की, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, फिर वो आगे बढ़ गए, है ना। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या था? अलार कलाम, उसके बाद है उद्दक रामपुत्र, इससे वो मिले, इनसे भी वो प्रसन्न नहीं हुए, फिर जाकर उन्होंने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की, जिसे निर्वाण कहा जाता है।
ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, निर्माण। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब वो गृह त्याग किए थे, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जब वो गृह का त्याग किए थे। जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में जाकर के, तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान प्राप्ति को निर्माण और मृत्यु को महापरिनिर्माण। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? धर्म, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ। संघ मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया वह था त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अच्छा, त्रिरत्न में पहले महिलाओं का प्रवेश नहीं था। आनंद के कहने पर उन्होंने पहली बार महिलाओं का प्रवेश किया, इजाजत दी, और पहली महिला जो संघ में प्रवेश की वह उनकी मौसी थी, प्रजापति, प्रजापति गौतमी। याद रखेंगे, प्रजापति गौतमी ही पहली महिला थी जिन्हें संघ में प्रवेश दिया गया आनंद के कहने पर, नहीं तो प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो मैंने पहले कहा, निरंजना नदी, पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में। आगे यहां पर ध्यान रखेंगे, सरिपुत्र का जन्म कहां हुआ था? सरिपुत्र माना जाता है, ध्यान रखेंगे, सरिपुत्र बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से एक थे। ठीक है, सरिपुत्र, जैसे आनंद हुआ, उपाली हुआ, उसी ढंग से बुद्ध के प्रारंभिक 60 शिष्य हैं, 60 शिष्य थे, और 60 में से एक सरिपुत्र भी थे। इनका जन्म नालंदा में हुआ। सरिपुत्र पर अश्वघोष ने एक बुक भी लिखी है, सरिपुत्र प्रकारम, याद रखेंगे, सरिपुत्र प्रकारम। किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है, बिंबिसार, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। माना जाता है हर्यक वंश मगध में बैठने वाला पहला राजवंश है, जिसके संस्थापक बिंबिसार। ऐसे लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि पुराणों के अनुसार पहला राजवंश कौन है, तब हर्यक राजवंश नहीं माना जाएगा, तब माना जाएगा बृहदद राजवंश। पुराणों के अनुसार मगध का पहला राजवंश बृहदद राजवंश है, जिसका सबसे प्रतापी राजा जरासंध था। लेकिन जब तक बृहदद पुराण शब्द ना हो, केवल आपसे यह पूछा जाए कि मगध का पहला राजवंश कौन था, तो आप हर्यक राजवंश यानी हर्निका राजवंश कहेंगे इंग्लिश में, और उसके संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने अंग को मिलाया था, किसको हरा करके? ब्रह्मदत्त को हरा करके। ब्रह्मदत्त अंग के शासक थे, चंपा जिसकी राजधानी थी, मैंने बताया। अजातशत्रु के साथ अपने प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नृतिका आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। देखिए, यदि आप इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर यही शब्द लिखा हुआ है कि अजातशत्रु और आम्रपाली के बीच में कोई रिलेशन था। लेकिन जब आप विकिपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया में जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि अजातशत्रु नहीं, बिंबिसार यानी उनके पिताजी का संबंध आम्रपाली से था, और इन दोनों से एक उत्पन्न पुत्र है जीवक। ये वही जीवक है जो तक्षशिला में जाकर के शिक्षा ग्रहण करेगा, राजवैद्य बनेगा बिंबिसार का, और आगे चल करके अवंती के राजा चंड प्रदोत को इलाज भी करेगा। यानी यदि मैं आपसे कहूं कि आम्रपाली और बिंबिसार का ही पुत्र है था जीवक, जो राजवैद्य बना, डॉक्टर बना आगे चलकर, तो ज्यादा सटीक मुझे ये लगता है। ये लाइन ठीक है, इम्तियाज अहमद की है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था 315 ईसा पूर्व में, ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज सेलुकस है ना, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर में आपको पता होगा सिकंदर के बाद जो उसका कमांडर राजा बना यूनान का, तो उसको सेलुकस निकेटर कहते हैं, उसका राजदूत था। किसके दरबार में ये आया था? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र जब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय थे। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही 300 बीसी में पाटलिपुत्र में
प्रथम बौद्ध जैन सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ध्यान में रखेंगे, पहला बौद्ध सम्मेलन 300 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसी सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। एक बात ध्यान रखेंगे, पहला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने। किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। स्थूलभद्र और उसके अनुयायी उत्तर भारत में ही रह गए और स्थूलभद्र और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। लेकिन उसी समय एक बहुत प्रखंड जैन मुनि थे, भद्रबाहु, जिन्होंने पहले अधिवेशन का एटलास में कहूं बायकॉट किया और अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। और एटलास इनको और इनके सारे फॉलोअर्स को दिगंबर्स कहा गया। श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर दक्षिण भारत चले गए, वो वस्त्र नहीं पहनते थे। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहला बौद्ध जैन सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में हुआ था, आपको बता दिया। वैसे दूसरा दो ही बौद्ध जैन सम्मेलन हुआ, एक 510 एडी में भी हुआ है वल्लभी में, जो गुजरात में पड़ता है, और इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे क्षमा भी श्रमण इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, ये जो दूसरा जैन सम्मेलन वल्लभी में हुआ था 510 में। आगे, किसे कहा जाता है कि भारत का मुक्तिदाता है? खासकर यूनानियों से उसने भारत को मुक्त कर दिया। यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है, क्योंकि उसने सेल्यूकस निकेटर को हरा करके काबुल कंधार तक के क्षेत्र को मगध में मिला लिया, ठीक है। इसलिए इसे भारत का मुक्तिदाता, खासकर यूनानियों से मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे, एक ज्योतिषाचार्य हैं, नाम है इनका पिंगल वत्स। यह बिंदुसार के दरबार में रहते थे और इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी, अशोक चूंकि बिंदुसार का पुत्र था, कि वह एक महान राजा बनेगा। पिंगल वत्स किसके दरबार में रहते थे? बिंदुसार के दरबार में रहते थे, और एक तरह से कहा जाए यह भविष्यवेत्ता थे। और इन्होंने कहा था कि अशोक एक महान राजा बनेगा। आगे, अगला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, वो यह है कि बिहार के किस जिले में अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? चंपारण से। कहां से प्राप्त हुए हैं? चंपारण से, ठीक है। आगे देखिए, मौर्य राजप्रसाद, यानी मौर्य का जो राजप्रसाद था, उसकी तुलना सूसा और एक बतना से किसने किया था? यह किया था एरियन ने। सूसा और एक बतना से कंपेयर किया था एरियन ने, एक यूनानी साहित्यकार थे, उन्होंने किया था। आगे, लेकिन उसी मौर्य प्रसाद की तुलना एक व्यक्ति करता है, बोलता है कि यह देवताओं के द्वारा निर्मित है। यह फाइहान कहता है। फाइहान प्रथम चीनी यात्री है जो भारत आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त सेकंड, जो गुप्त राजवंश है, मौर्य काल में नहीं आए थे, गुप्ताश्व के पीरियड में आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। इन्होंने ही ये कहा था। अच्छा, फाइहान के बारे में मैं कह दूं कि ये आए थे लैंड रूट से, यानी चलते हुए आए थे, और गए थे नाव से, यानी सी रूट से, और बंगाल से गए थे ये नाव पर बैठ के। बंगाल का जो बंदरगाह था जहां से इन्होंने वापसी की थी, वह थी ताम्रलिप्ति। क्या था? ताम्रलिप्ति, ठीक है। आगे चलिए, बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में निर्मित जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है? लोहानीपुर, पटना से मिली है। ध्यान रखेंगे। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम था पालीब्रोथस? चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? पालीब्रोथस। ऐसा स्ट्रैबो कहता है। देखिए, स्ट्रैबो हो, एरियन हो,
या जस्टिन हो, स्ट्रैबो, एरियन या जस्टिन, इन तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस से कहा है। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। और प्लूटार्क एंड्रोकोटस से कहता है। ऐसे प्रश्न खूब आए हैं। प्लूटार्क एंड्रोकोटस से कहता है, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस से कहा, पॉलीब्रोथस स्ट्रैबो ने कहा। यह भी ध्यान में आप रखेंगे। आगे, कर्णव वंश के बाद कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र पर किस राजवंश का शासन रहा? मित्र राजवंश का। आपको पता होगा कि मौर्यों के बाद पाटलिपुत्र में शुंग आए। मौर्य राजवंश के बाद कौन आए? शुंग, पुष्यमित्र शुंग आए थे। शुंग राजवंश के अंतिम राजा जो थे वो थे देवभूति। ठीक है, कौन थे? देवभूति। शुंग राजवंश के अंतिम राजा जो थे वो थे देवभूति। देवभूति की हत्या उसके एक मंत्री ने कर दिया, वासुदेव। और इसी वासुदेव ने कर्णव वंश की नींव रखी। यहां पर ध्यान रखेंगे कि मौर्यों के बाद मगध वाले क्षेत्र में शुंग आए, पूरे भारत में नहीं, मगध वाले क्षेत्र में शुंग आए। मतलब मगध मतलब बिहार वाले इलाके में शुंग आए। शुंग राजवंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग थे, लेकिन अंतिम थे देवभूति। देवभूति के बाद देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने एक नए राजवंश की स्थापना की, कर्णव राजवंश। तो मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद कर्णव। कर्णव राजवंश में कुल 4 राजा हुए हैं, ध्यान रखेंगे। पहला है वासुदेव, दूसरा है भूमिमित्र, तीसरा है नारायण और चौथा है सुशर्मन। ठीक है, इन चारों के बाद यानी कर्णव के बाद थोड़े समय के लिए मित्र राजवंश भी आया, उसके बाद मौर्यों के मगध पर, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखें। आगे, कलिंग के शासक खेरवाल ने मगध पर आक्रमण किया था 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। प्रश्न आएगा कलिंग का किस राजा ने मगध पर आक्रमण किया था? तो खारवेल ने किया। एक समय था जब आपको पता होगा कि अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को हरा दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में कलिंग का एक राजा खारवेल, उसने मगध के राजा को हरा दिया, पराजित कर दिया। ठीक, और खारवेल के बारे में बता दूं, खारवेल उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र के थे। ये चेदी वंश भी कहा जाता है इसको, या माघ वर्मन राजवंश भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे, माघ वर्मन या चेदी राजवंश। खारवेल का एक अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, ये बहुत फेमस अभिलेख है, ध्यान में रखेंगे। हाथी गुफा अभिलेख से ये पता चलता है कि खारवेल जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। खारवेला के बारे में इतना बातें आप जरूर शासन में ध्यान में रखें। आगे, कुषाणों के साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः किसने शासन किया था? लिच्छवियों ने। लिच्छवी हमेशा रहे लेकिन पावरफुल कम थे, लेकिन कुषाणों के पतन के बाद लिच्छवियों ने शासन किया। माना जाता है कि कुषाण का जो शासक था कनिष्क, उसने आक्रमण किया था और पाटलिपुत्र पर आक्रमण के बाद उसने अश्वघोष को यहां से ले जाकर के अपने दरबार में ले गया। तो याद रखेंगे, कनिष्क जो सबसे प्रतापी राजा है कुषाणों का, उसने माना जाता है कि पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। वहां से पाटलिपुत्र से अश्वघोष पढ़ने लिखने वाला एक अच्छा व्यक्ति था, उसको अपने शासनकाल में अपने दरबार में ले गया। अश्वघोष वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चौथे बौद्ध सम्मेलन, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, उस सम्मेलन में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष वसुमित्र थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और उपाध्यक्ष अश्वघोष बने। ठीक है, चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में हुआ था, कुंडलग्राम। चलिए, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है।
आक्रमण के समय शासन किसके शासन काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। गार्गिक संहिता बेसिकली संस्कृत में लिखी गई एक ज्योतिष पर बुक है, ज्योतिष पर लिखी गई एक बुक है, और इसमें बाकायदा ये वर्णन है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ था, इंडो ग्रीक, ठीक है, यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ। किसने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा था? मतलब मैं लिच्छवियों का पुत्र हूं, समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वैसे रामगुप्त भी हैं, कभी किसी और दिन मैं बताऊंगा। तो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त की माँ जो थी कुमार देवी, वो लिच्छवी राजकुमारी थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा था। वैसे वी ए स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा है। इनका जो क्या कहता है विजय जो है वो बहुत ही आलीशान विजय, रणनीति के तहत विजय किया। इन्होंने उत्तर भारत में पहली बार आक्रमण किया तो 9 राजाओं को हराया और सबको, पूरे साम्राज्य को अपने में मिला लिया। दक्षिण भारत के 12 राजवंशों को हराया और उसमें से किसी को भी उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया, दया देकर के छोड़ दी। तीसरा, उस समय जितने भी गणतंत्र थे जैसे डवाक, कामरूप, इन सबको जब इन्होंने हराया, पराजित किया, तो बोला मेरे दरबार में आकर के मुझसे ऑर्डर लो और यदि राजा बने रहना चाहते हो तो मुझे टैक्स दो। ये तीसरा नीति। चौथा इनकी विजय नीति थी, जो विदेशी थे जैसे कि शक कुषाण टाइप के लोग थोड़े थोड़े ब्लॉक्स में थे, तो इन सबको हराने के बाद कहा कि मेरे दरबार में आकर के ऑर्डर लो राज करने का और अपनी पुत्री का विवाह मुझसे या मेरे किसी राजवंश के व्यक्ति से करो। तो ये 4 नीति थी उनकी युद्ध पॉलिसी, और इतनी अच्छी युद्ध पॉलिसी थी कि अंतगतवा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रथम क्या था? उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया, मिला लो। दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हरा करके छोड़ दो। गणतंत्र को पराजित भी करना है, लेकिन वो बने रहेंगे इस शर्त पर कि ऑर्डर लेकर के जाए यहां से और टैक्स दें। और जितने विदेशी थे वो भी बने रह सकते थे, लेकिन ऑर्डर लेकर जाइए और विवाह कीजिए। ये 4 नीतियों को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, किसके शासनकाल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? यहां पर होगा किसके शासनकाल में, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय, याद रखेंगे, समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के राजा मेघवर्मन थे, उन्होंने गया में एक बौद्ध मठ बनाने के लिए अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से। ध्यान रखें, फाहियान जब भारत आता है तो पाटलिपुत्र में वह लगभग 3 वर्ष रहता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फाहियान 3 वर्ष रहता है पाटलिपुत्र। आगे, इसका यहां आने का मात्र एक उद्देश्य था, बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियों को प्राप्त करना। आर्यभट्ट का संबंध कहां से था? पटना से था। आपको पता होगा कि आर्यभट्ट की बुक का नाम है आर्यभट्टम। एक बात यह भी ध्यान रखें, वो यह है कि दशमलव के इन्वेंटर आर्यभट्ट ही हैं। दशमलव का आविष्कार इन्होंने ही किया, शून्य का नहीं। कई बार शून्य लोग बोल देते हैं, गलत है, शून्य का नहीं, दशमलव का आविष्कार किया। लेकिन इन्होंने और भी कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका आविष्कार इन्हें माना नहीं जाता, लेकिन इन्होंने यह भी कहा ग्रहण कैसे आते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने पृथ्वी के परिधि यानी सरकमफ्रेंस की बात की, जो आज लगभग समान है जितना इन्होंने बताया। तो ये सब इनके काम है, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।